हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एनसीईआरटी बेस्ड साइंस की जो सीरीज शुरू करवा रखी है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे 5th चैप्टर, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो ये जो पदार्थों का पृथक्करण है, इसका क्या मतलब होता है कि पदार्थों को अलग करना। जो आपके पास मिश्रण है उसमें से आप जो मिश्रित पदार्थ हैं उनको आप किन किन विधियों से अलग करते हो, तो यही बताया गया है इस चैप्टर में। सबसे पहले इसने एग्जाम्पल लिया है कि चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी के द्वारा पृथक किया जाता है। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है कि चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा पृथक करना। ऐसे ही क्या है, दूध या दही का मंथन करके आप किस प्रकार से उसमें से मक्खन प्राप्त करते हो। जैसे ये विधि दिखा रखी है, इसमें दिखाया गया है कि दूध या दही का आप किस प्रकार से मंथन करते हो और फिर मक्खन प्राप्त करते हो। तो ये जो विधियां हैं कि दूध या दही को अलग करना, फिर छलनी द्वारा क्या है चाय पत्ती को अलग करना, तो ये सब क्या होता है, आसान होता है। परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उनको आप किस प्रकार से अलग करोगे। तो यही बताया है, इसमें एक सारणी के द्वारा दिखाया गया है कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। चावलों से पत्थरों को पृथक करना मतलब चावल होते हैं उनमें जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उनको आप अलग करते हो। किस उद्देश्य के लिए आप इन सब को अलग करते हो, जो अनुपयोगी अवयव हैं उनको दूर करना। और इसके लिए सही मिलान क्या होगा कि पृथक्कृत अवयव का हम फिर बाद में क्या करते हैं, जो उसमें ठोस अवयव हैं उनको क्या कर देते हो, आप फेंक देते हो। आगे क्या है, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। अब आप मक्खन प्राप्त करते हो, उसके लिए दूध या दही का जो मंथन करते हो उसमें क्या होता है, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। इट मीन्स हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। जैसे दूध या दही का जब आप मंथन करते हो तो हमें मक्खन प्राप्त होता है। जो ये हमने पृथक्करण किया है, इसके बाद भी हम जो ये दोनों पदार्थ हैं इनको उपयोग में ला सकते हैं। आगे है चाय की पत्तियां पृथक करना। यहाँ पर क्या है, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। फिर हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को फेंक देते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि हम पदार्थों को क्यों अलग करते हैं और किस प्रकार से उनको उपयोग में लाते हैं। आगे देखिए, इसमें यहाँ पर यही बताया गया है कि कभी कभी क्या है, हम जो हानिकारक और जो अनुपयोगी जो पदार्थ होते हैं उनको अलग करने की हमें जो आवश्यकता महसूस होती है, इसीलिए हम पदार्थों का क्या है, पृथक्करण करते हैं। और कभी कभी हमारे पास कुछ उपयोगी पदार्थ होते हैं, फिर भी हम उनका पृथक्करण करते हैं। और ये जो पृथक्करण किया जाता है, इसके बाद भी हम उन पदार्थों को प्रयोग में लाते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता है, कि जो पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य क्या हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव या फिर गैस के रूप में भी हो सकते हैं। इसलिए हम जो ऐसे पदार्थ होते हैं इनका मिश्रण फिर किस प्रकार से हम अलग अलग करते हैं जिनके हमें गुण धर्मों में बहुत मात्रा में क्या है, असमानता दिखाई देती है। तो इन सब को अलग करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाते हैं। तो यहाँ पर दिखाया है ये जो पृथक्करण की विधियां हैं, इसमें बताया गया है कि आप कौन कौन सी विधियां किस किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हो। तो सबसे पहले है हस्त चयन विधि। ये जो हस्त चयन विधि है, इसमें क्या किया जाता है कि आपके पास बहुत मात्रा में अनाज है, उसको आप किसी एक पेज पर रख लीजिए। जो अनाज आपके पास, आप एग्जाम्पल ले सकते हो गेहूं का। अब जो गेहूं है उसको आपने एक पेपर शीट पर रखा, उसके बाद आपको उनमें कुछ कंकड़ दिखाई देंगे, कुछ पत्थर, कुछ थोड़ा बहुत छोटा भुस्सा दिखाई देगा। उसको आप क्या है, अपने हाथों से आसानी से अलग कर सकते हो। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि अनाज से पत्थरों के टुकड़ों का हस्त चयन। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, ये किस प्रकार से अनाज से पत्थरों को
अलग कर रहा है। तो इसमें यही बताया है कि हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में आप हस्त चयन द्वारा पदार्थों को अलग कर सकते हो। तो ये हस्त चयन विधि के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। आगे है इसमें थ्रेसिंग। ये जो थ्रेसिंग विधि है इसका आप किस प्रकार से प्रयोग करते हो। आप अपने खेत में क्या देखते हो कि बहुत मात्रा में क्या है, जो खलिहान होते हैं बड़े बड़े, उनमें गेहूं या चावल की जो सूखी डंडियों के आपने गट्ठर देखे होंगे। फिर क्या करते हो आप, डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले क्या है, धूप में सुखाया जाता है। वो अच्छी प्रकार से धूप में सुखाया जाता है। तो प्रत्येक डंडी पर क्या है, अनकण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर जो अनेक मात्रा में अनकण चिपके होते हैं, उनको क्या आप डंडियों को पीटकर उनसे अलग कर लेते हो। तो यहाँ पर बताया कि आमों तथा अमरूदों को आप वृक्षों से आसानी से तोड़ सकते हो, पर जो छोटे अनकण होते हैं वो आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको डंडियों से तोड़ना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो फिर जो अनकण उन डंडियों से चिपके होते हैं उनको आप कैसे अलग करते हो। डंडियों से अनकणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अनकणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी क्या है, थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है, और अत्यधिक मात्रा में अगर अनकण चिपके हुए हैं डंडियों से तो उनको अलग करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए ये किसान है किस प्रकार से थ्रेसिंग विधि का उपयोग कर रहा है। तो इसके हाथ में क्या है, जो अनकण से चिपके हुए डंडियों का गट्ठर है उसको ये पीट पीट कर उनसे अनकणों को अलग कर रहा है। आगे देखिए निष्पावन। ये जो निष्पावन विधि है इसमें क्या किया जाता है कि आप अनाज में क्या देखते हो, सूखी रेत या फिर क्या है बुरादा या फिर सूखी पत्तियों का पाउडर दिखाई देता है आपको, जो कि आप ना तो उसको थ्रेसिंग विधि से अलग कर सकते हो, ना आप हस्त चयन विधि के द्वारा उसको अलग कर सकते हो। तो उसके लिए आप निष्पावन विधि को अपनाते हो। ये जो निष्पावन विधि है ये किस प्रकार से की जाती है कि इसमें आप सबसे पहले एक प्लेट या फिर कोई आप जैसे ले सकते हो, पेज ले सकते हो, उसके ऊपर आप अनाज रख सकते हो बहुत मात्रा में। अब उसको क्या करोगे, आप एक किसी ऊंचाई वाली जगह पर खड़े हो जाइए, जैसा कि ये देखो चित्र में दिखा रखा है। जब आप वहाँ पर खड़े होते हो तो जो आपने प्लेट में अनाज डाला है उसको आप अपने लगभग कंधों तक ले जाकर उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। जब वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो उसमें क्या होता है, जैसे ही देखो यहाँ पर दिखाया गया है इधर से हवा आती है तो जो सूखी पत्तियाँ हैं या फिर जो धूल मिट्टी के कण हैं वो क्या है, हवा की वजह से आगे चले जाते हैं यहाँ पर, और जो हमारा उपयोगी अनाज है वो एक ही जगह क्या है इकट्ठा होके ढेर हो जाता है। तो ये निष्पावन विधि इस प्रकार से की जाती है। ये जो कार्य है ये आप हस्त चयन विधि के द्वारा नहीं कर सकते। तो इसमें यही बताया है कि किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार से पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से बाहरी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। तो इसमें यही दिखाया है कि किस प्रकार से आप ऐसे सूखी रेत या सूखी जो पत्तियां होती हैं उनको आप अनाज से वायु के जो झोंके हैं उनसे अलग कर सकते हो। तो आगे है इसमें कि चालन। ये जो चालन है इसमें क्या होता है कि हमें आटे से अपने जैसे रोटी बनानी है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसको छलनी के द्वारा छानते हैं। जब आप चोकर-युक्त आटा छलनी से छानते हो तो आप क्या देखते हो कि जो ये छलनी है इसके ऊपर जैसे कुछ दलिया टाइप या फिर कोई और अशुद्धियाँ हैं वो क्या है इस छलनी में ऊपर रह जाते हैं, और जो आटा होता है महीन पिसा हुआ वो क्या है इस प्लेट में आके नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो इस विधि का हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो आगे देखिए इसने एक और क्रियाकलाप लिया है कि जब आप बड़े बड़े जो घर बनाते हो
उसमें जब आप निर्माण करते हो तो जो आप मिट्टी लेते हो उसमें क्या है, कई बार बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में पत्थर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया है कि वो किस प्रकार से चालन विधि द्वारा जो कंकड़ और पत्थर हैं उनको रेत से अलग करता है। एक छानने के लिए साधन है, इसमें जैसे ही ये मिट्टी से युक्त जो कंकड़ है उनको डालता है तो जो मिट्टी है वो नीचे आ जाती है और जो मोटे मोटे कंकड़ हैं वो क्या है, ऊपर रह जाते हैं यहाँ पर, और मिट्टी नीचे चली जाती है। आगे देखिए, इसमें विधियाँ की हैं हस्तचयन विधि, थ्रेसिंग विधि, निष्पावन विधि और चालन विधि। इन विधियों का हम बहुत से पदार्थों के मिश्रण को अलग करने में उपयोग में लाते हैं। अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आप इन विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप कौन सी विधियाँ अपनाते हो? अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। ये जो अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन है, ये अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम कब इनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। आप उदाहरण के लिए ले सकते हो चावल तथा दाल। उसमें जो धूल या मिट्टी के जैसे हल्के कण होते हैं उनको आप कैसे अलग करोगे? तो पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तो उनके ऊपर जो चिपकी हुई जैसे धूल मिट्टी होती है वो क्या है, उस पानी के ऊपर आ जाती है, और जो चावल है वो क्या है, उसमें नीचे बैठ जाते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि वो जो मटियाला सा जो जल होता है उसको आप गिलास को थोड़ा सा टेढ़ा करके निकाल देते हो और आपके पास क्या बच जाता है, चावल बच जाते हैं। जैसा इसने इस चित्र में दिखाया है कि ये जो गिलास है इसके अंदर आपने पानी के अंदर जो चावल डाल रखे हैं वो क्या है, नीचे बैठ गए हैं। और यहाँ पर फिर इसने क्या किया, जो ऊपर अशुद्धियाँ आ गई हैं पानी के, फिर इस गिलास को इसने थोड़ा सा टेढ़ा किया। जैसे ही इसने टेढ़ा किया तो जो अशुद्धियाँ थी पानी के साथ वो क्या है, बाहर आ गई, और जो यहाँ पर आपके चावल थे इकट्ठे थे वो नीचे ही रह गए। तो ये जो प्रक्रम है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने अवसादन और निस्तारण को अच्छे से पढ़ा है। अब देखिए, एक और विधि है कि ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर आप अच्छे से सोच सकते हो कि आप इनको कैसे अलग करोगे। तो चाय तैयार करने के बाद आप चाय से पत्तियों को कैसे अलग करोगे? आप निस्तारण से कर सकते हो उसको, पर फिर भी क्या है, चाय में कई बार क्या है, छोटी छोटी महीन जो बिल्कुल पिसी हुई पत्तियां हैं वो रह जाती हैं। तो उनको आप अलग करने के लिए छलनी से क्या है, उनको छानते हो। तो जब उनको छानते हो तो ये जो प्रक्रम है ये क्या कहलाता है, निस्यंदन, या फिर आप बोल सकते हो इसको फिल्टर करना भी कह सकते हो। तो यहाँ पर यही बताया है कि अवसादन है उसमें क्या होता है, जो मिश्रण है तो उसमें कुछ अवयव हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और निस्तारण है उसमें क्या है, जो अवसादित मिश्रण है उसको बिना हिलाए आप टेढ़ा करके अलग कर सकते हो। और जो निस्यंदन है उसमें क्या होता है कि छलनी के द्वारा आप अशुद्धियों को अलग करते हो। आगे देखिए यहाँ पर कि आपने देखा होगा कई बार जो पानी है वो भी क्या है, उपयोगी नहीं होता, उसमें भी बहुत मात्रा में मिट्टी पाई जाती है। जब ये मिट्टी पाई जाती है तो इसको आप उस पानी से कैसे अलग करोगे? निस्तारण विधि है, उसको आप थोड़ा सा इसमें क्या है उपयोग में ला सकते हो, पर फिर भी क्या है उसमें बारीक सी और भी मिट्टी रह जाती है, उसको आप एक कपड़े के द्वारा छान कर क्या है अलग कर सकते हो। जैसे इसने उदाहरण लिया कि तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए, और नहीं मिल सके तो क्या आप एक गिलास में थोड़ी सी मिट्टी मिला दें, इसके बाद आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें। फिर क्या है, आप जब ये प्रेक्षण करते हो तो देखते हो कि मिट्टी है वो नीचे बैठ गई है। फिर आप निस्तारण विधि से क्या है, ऊपर ऊपर का जो पानी है वो अलग से दूसरे गिलास में डाल लेते हो। उसके बाद निस्यंदन विधि के द्वारा इसको क्या है एक कपड़े में डालकर छान लेते हो। तो इस प्रकार से जो अशुद्धियाँ हैं, मतलब जो ये कपड़े के
टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में क्या है, छोटे छोटे छिद्र अथवा जो रंध्र होते हैं, इनमें क्या है, वो जो महीन पिसी हुई मिट्टी होती है वो उलझकर ऊपर ही रह जाती है और आप साफ पानी प्राप्त कर लेते हो। तो ये ही अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन, इन तीनों विधियों के बारे में हमने पढ़ा है। अब आगे क्या आता है, वाष्पन। ये जो वाष्पन विधि है, इसमें क्या किया जाता है कि बीकर में कुछ जल को गर्म कीजिए और जल को खूब उबलने दीजिए। अगर आप इसे निरंतर गर्म करते जा रहे हो तो फिर आप क्या देखते हो कि जो जल है वो भाप में बदल जाता है और अदृश्य हो जाता है, मतलब हमें दिखाई नहीं देता। अब एक और क्रियाकलाप कर सकते हो आप कि दूसरे बीकर में जल में 2 चम्मच नमक डालिए और फिर इसको अच्छे से मिलाकर खूब गर्म कीजिए। आप इसको इतना गर्म कीजिए कि जो जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाए और फिर आप क्या देखते हो, जो बीकर है उसमें आपको नीचे नमक दिखाई देता है। तो इस प्रकार से क्या है, आप नमक और जो पानी का मिश्रण है उसको आप कैसे अलग करते हो। तो पानी को वाष्प बनाकर उड़ा दिया जाता है। तो ऐसे ही क्या है, इसने बताया कि जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। इट मीन्स जहाँ पर जल होता है और उसको आप कंटिन्यू गर्म करते जा रहे हो तो ये वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहेगी जब तक पानी भाप बनकर उड़ नहीं जाता। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन विधि कहलाती है। अब देखिए, इसने एक एग्जाम्पल लिया कि समुंदर है, उसका जो पानी होता है उसमें आपने देखा होगा बहुत मात्रा में नमक पाया जाता है। तो वो नमक हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो उस नमक को प्राप्त करने के लिए आप जो समुंदर का पानी है उसको आप एक गड्ढे में इकट्ठा कर लीजिए। फिर जब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ेगा, मतलब सूर्य की जो ऊर्जा उसके ऊपर पड़ेगी, तो गर्म होकर जो गड्ढे में पानी है वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा और फिर आप देखते हो उस गड्ढे में क्या बच जाता है, सिर्फ नमक बच जाता है। तो पानी से नमक आप कैसे प्राप्त करते हो, ये वाष्पन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए, इसमें दिखा रखा है कि ये देखिए चित्र से कि जो समुंदर का पानी है उससे आप कैसे नमक प्राप्त करते हो। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। अब जो ये पृथक्करण किया जाता है, पदार्थों को अलग अलग किया जाता है, कई बार क्या होता है सिर्फ एक ही विधि का उपयोग करके हम उनको अलग नहीं कर सकते, उसमें हम 2 या 3 विधियों का उपयोग करते हैं। तो यही बताया इसने एक क्रियाकलाप लेकर कि रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसको आप कैसे अलग करोगे, हस्त चयन, थ्रेसिंग, ये सब विधियां इसमें आप लागू नहीं कर सकते। तो इसको अलग करने के लिए आप सबसे पहले क्या है, जो निस्तारण विधि है, मतलब जब आप किसी गिलास में नमक और मिट्टी से युक्त मिश्रण डालते हो तो जो पानी है उसके नीचे तो क्या है, वो मिट्टी बैठ जाती है। फिर उसको निस्तारण विधि के द्वारा थोड़ा सा टेढ़ा करके पानी को उस मिट्टी से अलग कर लिया जाता है। फिर आप क्या देखते हो, जो निस्तारित जो हमने द्रव मतलब पानी अलग किया था उसमें क्या बचता है, पानी और नमक। अब ये जो पानी और नमक बचा है इसको आप कैसे अलग करोगे, तो इसमें आप जो नमक युक्त पानी है केतली में डाल लीजिए और इसको बंद कर दीजिए। फिर आप क्या देखते हो, इसको खूब गर्म करने पर जब ये भाप बनकर उड़ने लगता है तो आप एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए, मतलब जहाँ से पानी वाष्प बनकर उड़ रहा है ठीक इसके ऊपर ये जो धातु युक्त प्लेट है इसके ऊपर जो बर्फ़ रखी हुई है इसको आप रखिए थोड़ा सा टेढ़ा करके। जो ये भाप जब इससे ऊपर टकराएगी तो ये क्या है, इससे टकरा कर दूसरे एक बीकर में क्या है, बूंद बूंद होकर इकट्ठी होने लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। अब जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो संघनन किसे कहते हैं,
तो पानी से जब वाष्प बना तो उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो इस प्रकार से इस विधि को क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। आगे देखिए इसमें क्या दिखाया कि क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। मतलब आप पानी में कोई और जब पदार्थ मिलाते हो तो उसको कितनी भी मात्रा में मिलाने पर वो क्या उसमें मिल जाता है। तो इसमें यही दिखाया कि आप एक गिलास में पानी लीजिए और फिर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाइए, उसको आप अच्छी प्रकार से हिलाओगे तो वो उसमें मिल जाएगा। ऐसे ही आप इसको कंटिन्यू करते रहिए कि 2 चम्मच मिलाइए, फिर उसको अच्छे से हिलाइए, 3 4 मतलब कंटिन्यू करते रहिए और इसको हिलाते रहिए। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें आपके पास पानी की मात्रा कम रह जाती है और जो नमक मिला रहे हो आप उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो फिर क्या होता है, वो नमक है वो पानी में घुलता नहीं है। तो यही बताया कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन क्या है? संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब जब हम पदार्थ की मात्रा उस पानी से ज़्यादा लेते हैं और वह उसमें नहीं घुल पाता है तो यह कौन सा विलयन कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर इसने एक गिलास में दिखाया कि किस प्रकार आप चम्मच से उसको नमक को हिलाते जाओगे और फिर क्या है आखिर में आप क्या पाते हो, अगर मात्रा ज़्यादा है नमक की तो वो उसमें नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर यही कुछ विधियाँ बताई गई हैं कि अवसादन कैसे होता है, निस्तारण कैसे होता है, निस्यंदन कैसे होता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि वाष्पन में क्या किया जाता है। तो पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त विलयन क्या होता है कि पदार्थ जब उस पानी में न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो इस चैप्टर में हमने सारी विधियों का अच्छे से डिस्कशन किया है। अब ये आ जाता है पाठ का सारांश कि हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां पढ़ी हैं। अनाज से भूसा तथा पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक कर सकते हो। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से रेत और जल के मिश्रण में रेत के जो भारी कण है वो तली में बैठ जाते हैं और फिर इसको आप निस्तारण की विधि द्वारा जल को अलग कर लेते हो। और आगे इसमें बताया कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से आप अलग कर सकते हो। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया था कि पानी में आपने नमक मिलाया, फिर उसको खूब गर्म किया, फिर आपने क्या देखा कि जो पानी है वो वाष्प बनकर उड़ गया और नीचे उस तली में क्या रह गया था? नमक रह गया था। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जो हमने ऊपर विधि की उसमें जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। मतलब जो पानी है वो क्या है, आप उसमें नमक भी मिला सकते हो, चीनी भी मिला सकते हो। तो विभिन्न पदार्थों की जो मात्राएं हैं उनको वो अच्छे से उसमें घोल सकता है। और अगर पानी से उस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें वो क्या है, नहीं मिल पाएगा। और जो ये इस प्रकार का जो विलयन बन जाता है ये क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। तो यही आपके साथ इस चैप्टर में डिस्कस करना था कि आप पदार्थों को किस किस प्रकार से कौन कौन किसी विधियों के द्वारा अलग करते हो। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर कमिंग वीडियोज़।